नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। देश में दिनों दिन लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो रही है। चुनाव आयोग से लेकर राजनीतिक दल और मतदाता अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। हर चुनाव की तरह इस बार भी राज्यसभा टीवी लेकर आया है लोकतंत्र के महाकुंभ की खबरें अपने खास बुलेटिन लोकतंत्र 2014 में। आप हिंदी बुलेटिन की हमारी पेशकश देख सकते हैं सुबह 7 बजे, दोपहर 3 बजे और शाम 6:30 बजे। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले इस वक्त के हेडलाइंस। तमिलनाडु में डीएमडीके, पीएमके समेत 5 क्षेत्रीय पार्टियों का बीजेपी से गठबंधन, सभी 39 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को मनाने का प्रयास, पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कहीं से भी लड़ सकते हैं चुनाव। सीपीएम का घोषणा पत्र जारी, महंगाई घटाने, नया खाद्य सुरक्षा बिल और महिला आरक्षण बिल पारित कराने का वादा। और उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों के बीएसपी की उम्मीदवारी की सूची जारी, वाराणसी से मोदी को टक्कर देने विजय प्रकाश जायसवाल। रुक करते हैं खबरों का। दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु की 5 क्षेत्रीय पार्टियां डीएमडीके, पीएमके, एमडीएमके, केएमडीके और आईजे का बीजेपी से गठबंधन हो गया है। इसका ऐलान बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की मौजूदगी में किया गया। ये गठबंधन राज्य की सभी 39 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेगी। समझौते के मुताबिक डीएमडीके को 14, पीएमके और बीजेपी को 8-8, एमडीएमके को 7, केएमडीके और आईजे को 1-1 सीटें मिली हैं। राज्य में 24 अप्रैल को वोटिंग होगी। This is the historical moment, not only for Tamil Nadu, but for entire country politics. So many southern political parties are joining with BJP-led coalition that is known as NDA. बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह का कहना है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी गांधीनगर या भोपाल जहां से चाहें चुनाव लड़ सकते हैं। चेन्नई में राजनाथ सिंह ने कहा कि गुजरात प्रदेश बीजेपी ने आडवाणी को गांधीनगर से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा था। बाद में उन्हें मध्य प्रदेश बीजेपी से भी भोपाल सीट से लड़ने का प्रस्ताव मिला। बुधवार को बीजेपी ने लालकृष्ण आडवाणी की गांधीनगर से उम्मीदवारी का ऐलान किया, जिससे आडवाणी नाराज माने जा रहे थे। बाद में पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने आडवाणी से मुलाकात की। Yesterday, the Central Election Committee of Bharatiya Janata Party has taken decision for Advani ki candidature to contest from the Gandhinagar seat. I have left this option to Advani ji to choose the seat from where he would like to contest. गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के वर्धा में रैली की। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी भी शामिल हुए। रैली में मोदी ने यूपीए सरकार को किसान विरोधी बताया। उन्होंने वादा किया कि एनडीए के सत्ता में आने पर किसानों के हितों का ख्याल रखा जाएगा। इसी इलाके में पिछले दिनों भारी बरसात और ओलावृष्टि से फसलें चौपट हो गई थीं, जिसके बाद कुछ किसानों के आत्महत्या करने तक की खबरें आई थीं। इन्होंने देश को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं रखी। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार आएगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मेरे किसी किसान को ज्यादा ब्याज दे करके ऋण लेने के लिए साहूकार के घर के पर न जाना पड़े, ये परिस्थिति हम पैदा करना चाहते हैं। आपको बता दें कि हिमाचल के धर्मशाला में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने राजनीति में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। राहुल गांधी ने यूपीए सरकार की उपलब्धियां गिनाई और गरीबों के हित में काम करने का वादा किया। उन्होंने संसद से भ्रष्टाचार विरोधी विधेयकों के पारित नहीं होने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। गुरुवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी धर्मशाला में थे। वहां रैली में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, भूमि अधिग्रहण और सूचना का अधिकार दिलाया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार के कामों की तारीफ भी की। इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना हिमाचल खड़ा नहीं हो सकता है। धर्मशाला में पीने के पानी का सप्लाई बढ़ाने का काम किया। ऊना में स्वान नदी की सिंचाई का काम किया।
और पंडोगा और कंदरौर में इंडस्ट्रियल एरिया खड़ा किया है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर लोगों को गुमराह करने और आपस में लड़ाने का आरोप लगाया। गुस्से का रास्ता, क्रोध का रास्ता, एक को दूसरे से लड़ाने का रास्ता, इस रास्ते से इस देश में काम नहीं किया जा सकता। अगर विपक्ष को सचमुच में हिंदुस्तान में काम करना है तो इनको यह बात समझनी ही पड़ेगी। राहुल गांधी ने कांग्रेस की सरकार बनने पर 70 करोड़ गरीब लोगों को मिडिल क्लास में लाने और शिक्षा के विकास का भी दावा किया। उन्होंने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण दिलाने का भरोसा भी दिलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीपीएम ने 16वें लोकसभा चुनाव के लिए आज घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में यूपीए सरकार के प्रदर्शन और नीतियों की आलोचना की गई। पार्टी ने कई वादों को पूरा करने का भरोसा जताया। इसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीति नीतियों का विकल्प पेश किया गया है। सीपीएम ने महिला आरक्षण विधेयक को प्राथमिकता से पारित कराने का वादा किया है। भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए भ्रष्टाचार निरोधक और लोकपाल कानून को मजबूत किया जाएगा। अलग राज्य बनाने के लिए संबंधित राज्य की सहमति जरूरी बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा। शिक्षा पर खर्च को जीडीपी के 6% तक बढ़ाया जाएगा। नया खाद्य सुरक्षा कानून लाया जाएगा जिसमें सभी के लिए खाद्य सुरक्षा होगी। महंगाई पर लगाम लगाने के लिए पेट्रोल की कीमतों का नियंत्रण करने के साथ ही पेट्रोलियम उत्पादों पर शुल्क कम किया जाएगा। What we need is, of course, the rejection of the Congress and the UPA and the ouster of the UPA government. But along with that, what is required is an alternative trajectory of growth and alternative policies. The BJP has not got any different set of policies to that of the UPA government. बीएसपी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज इसका ऐलान किया, लेकिन उन्होंने खुद किसी भी सीट से चुनाव लड़ने से इनकार किया। वाराणसी से बीएसपी ने विजय प्रकाश जायसवाल को नरेंद्र मोदी के खिलाफ उतारा है। मायावती ने कहा कि उन्होंने समाज के हर तबके से उम्मीदवारों का चयन किया है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 17 सुरक्षित सीटों पर अनुसूचित जाति, 34 सीटों पर पिछड़े और मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है। 29 सीटों पर सवर्ण जाति के उम्मीदवार हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की सीटों में से 17 सुरक्षित सीटों पर अनुसूचित जाति की विभिन्न जातियों को और शेष 63 लोकसभा की सीटों में से पिछड़े वर्ग एवं मुस्लिम समाज को, इन दोनों को मिलाकर 34 सीट है। बिहार में लोकसभा की 6 सीटों के लिए आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई। इनमें सासाराम, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और काराकट शामिल है। नामांकन पत्रों की जांच 21 मार्च को होगी। 24 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इन सीटों पर 10 अप्रैल को मतदान होगा। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार सासाराम से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो वहीं जमुई सुरक्षित सीट से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जेडीयू से मैदान में हैं, तो एलजेपी के टिकट पर रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ताल ठोक रहे हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा ने आज बेंगलुरु उत्तर लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। सदानंद गौड़ा बीजेपी के उम्मीदवार हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद गौड़ा ने कहा कि इस बार चुनाव में मतदाता क्षेत्रीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों को भी तरजीह देंगे। Practically, national issues that will prevail over the regional issues. National issues will be given priority and will take up the matter. दिल्ली की 7 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार महेश गिरी ने आज अपना पर्चा दाखिल किया। महेश गिरी ने महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात कही और जीत का दावा किया। इस सीट से कांग्रेस के संदीप दीक्षित और आम आदमी पार्टी के राजमोहन गांधी चुनाव मैदान में हैं। नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख 22 मार्च है। 24 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 26 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 10 अप्रैल को मतदान होगा।
कैंपस है, साउथ कैंपस है, पर ईस्टर्न कैंपस है नहीं। दूसरा मुद्दा यहाँ की महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान का है। क्राइम का रेट बहुत बढ़ चुका है। तीसरा मुद्दा यहाँ की रीसेटलमेंट कॉलोनीज है, यहाँ की झुग्गियाँ बस्तियाँ हैं, उनके भीतर मैं इतना घुमा हूँ, उनकी पीड़ा को मैंने समझा है, उसके लिए हमें काम करना है। चौथा मुद्दा है यहाँ के उद्योगों की हालत बहुत खस्ता है और यहाँ पर रोजगार को जन्म देना है हमें। चुनाव से जुड़ी खबरें अभी और भी हैं, फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लोकसभा चुनाव के लिए बीजू जनता दल ने आज 7 और उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। प्रदेश की 11 सीटों पर 17 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए इन उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। बीजेडी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 7 उम्मीदवारों में से 5 मौजूदा सांसदों को टिकट दिया है। इनमें अर्जुन चरण सेठी, तथागत सतपथी, भर्तृहरि महताब, पिनाकी मिश्रा और वैजयंत पांडा का नाम शामिल है। पार्टी ने बालासोर से रविंद्र जेना को उम्मीदवार बनाया है। 2009 में एनसीपी से समझौते के तहत पार्टी ने बालासोर में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। पार्टी ने मयूरभंज सीट से मौजूदा सांसद लक्ष्मण टुडू को टिकट नहीं दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भुवनेश्वर से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा। पंचानन, जिस तरीके से उड़ीसा में अगर हम बात करते हैं हालत की, तमाम दलों के जो नेता हैं टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे हैं, बीजेडी का रुख कर रहे हैं, ऐसे में टिकट के उम्मीदवारों की घोषणा साथ में क्या लगता है आपको कितनी चुनौती है कि उम्मीदवारों का चयन भी हो जाए और उम्मीदवारों की नाराजगी भी ना झेलना पड़े? यही एक अहम चुनौती के रूप में है। देखिए, क्योंकि सत्ता में यहाँ पर बीजू जनता दल है लगातार 15 सालों से, तो चुनौती उनके लिए बड़ी है कि जो टिकट वितरण हुआ है उससे अंदरूनी नाराजगी ना हो। लेकिन कुल मिलाकर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है यहाँ उड़ीसा में, उसमें बीजू जनता दल के आगे जो विपक्षी दल है वो नजर आते नहीं है मुकाबला देते हुए। हालांकि ये बात सही है कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर यहाँ पर साबित कुछ हद तक जो है उनके विपक्ष में जा सकता है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि विपक्षी दल जो है उनके उस सरकार के खिलाफ कुछ इतनी बड़े हद तक आने में कारसाज हो पाएंगे कि उस सरकार पे जो है वो कुछ आंच आ पाए। हाँ, लेकिन इस बार जो फैक्टर है, मोदी का फैक्टर जो बीजेपी के लिए है, वो खासा उनके लिए कह लीजिए उसको बूस्ट करने वाला है। उनका जो है उत्साह वहां पर बढ़ा हुआ है। उनको लगता है कि मोदी फैक्टर यहाँ पे काम करेगा और बीजेपी को सीटें निकलेंगी। लेकिन लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जब साथ साथ यहाँ पर होता है तो कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दे जो है हावी रहते हैं लोगों के, और वोटिंग जो है उसी पैटर्न पे होती है। तो जो टिकटों का वितरण है वो फिलहाल नवीन पटनायक के बीजू जनता दल के लिए नहीं, लेकिन बीजेपी के लिए जो है यहाँ पर चिंता का सबब जरूर है, क्योंकि पार्टी में जो है वो नेतृत्व से नाराजगी है यहाँ पर राज्य के लेवल पे, स्थानीय स्तर पर ही। और कार्यकर्ताओं को लगता है कि टिकट का वितरण जो है सही नहीं हुआ है, परिवारवाद के आधार पर हुआ है। पंचानन, ज्योति, बिल्कुल पंचानन, सही कहा आपने, लेकिन कई बार यही होता है कि हमारा जो नुकसान होता है वो दूसरों के लिए फायदा हो सकता है। क्या आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से नाराजगी अगर बीजेडी के नेताओं में देखने को मिलेगी तो जो विपक्ष की दूसरी पार्टियां हैं उनको उसका फायदा हो सकता है? जी हाँ, देखिए, जैसे कि अभी 4 सीटें बाकी हैं लोकसभा की। आज 11 में से 7 सीटों का ऐलान कर दिया गया है। 4 सीटें अभी भी बाकी हैं। दूसरे फेज के लिए 17 तारीख को जो मतदान होना है, 2 चरणों में है, 10 अप्रैल और 17 अप्रैल। पहले चरण के लिए तो सारी सीटें जो है घोषित की जा चुकी हैं, और यही वजह है कि 4 सीटें अभी बाकी रखी गई हैं, जिसमें कि अभी तय हो रहा है कि किसको उम्मीदवारी दी जाए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राज्यसभा के जो 3 सिटिंग कह लीजिए एमपी, उनको विधानसभा में इस बार उतारा गया है। दिलीप तिर्की है जिसमें की, और एयू सिंह देव हैं जिनको अभी राज्यसभा में अभी अप्रैल से इनका कार्यकाल शुरू होना था, उनको भी जो है विधानसभा का टिकट देकर उतारा गया है। कहीं न कहीं ये बैलेंस करने के लिए कि वो टिकट चाह रहे थे अपने किसी परिवार में, तो उसकी नाराजगी न झेलनी पड़े। तो ये यहाँ पर नवीन पटनायक की जो थिंक टैंक है उसने काम किया है कि किसी तरह से नाराजगी को कम से कम करें, सीटें ज्यादा लाएं। हालांकि कंडीशन उनके लिए फेवरेबल अभी बनी हुई है, क्योंकि उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां पर जनता जो है वो जागरूक है, और वो नवीन पटनायक के फेवर में एक बात ये जाती है कि वो उनको काम करने वाला मानते हैं, ना कि बात करने वाला। तो ऐसा जो मुख्यमंत्री है, तो ये जो यहाँ जो समीकरण है वो फिलहाल बीजेडी के पक्ष में तो नजर आ रहे हैं। हालांकि इंतजार करना पड़ेगा जनता के मन में क्या है, वो तो इलेक्शन में ही पता लग पाएगा।
चलिए पंचानन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि राजनीतिक समीकरण और तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर ही टिकट का वितरण किया जाए। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार हर साल गरीबों और जरूरतमंदों को 2,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी देती है। हालांकि सब्सिडी की सही आदमी तक पहुंच और इसमें जारी भ्रष्टाचार आज भी चुनौती है। देश में सब्सिडी तंत्र और इसकी उपयोगिता पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ये है सुनीता दुबे का परिवार। 2 साल पहले रोजी की तलाश में ये लोग उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से गाजियाबाद आकर बस गए। 6 बच्चों का परिवार और मां की बढ़ती उम्र बेहतर भविष्य के लिए हर कदम को चुनौतीपूर्ण बना रही है। मुझको बहुत महंगा पड़ रहा है, बस वही उतना है कि हम खाली अपने बच्चे को पाल रही हूँ बस, और हमको यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है। जो कमा रही हूँ वही खिला रही हूँ। सुल्तानपुर में सुनीता के परिवार के पास सरकारी सब्सिडी की पहुंच थी। कम आमदनी वाले परिवारों के लिए 25 किलो चावल, 10 किलो गेहूं, 3 किलो चीनी, 1 किलो दाल और 1 लीटर मिट्टी का तेल। सब्सिडी के बाद इतना सामान केवल 125 रुपए में मिलता था। लेकिन अब अपना शहर छोड़ने से सुनीता जैसे जरूरतमंद परिवार सब्सिडी से महरूम हो गए हैं। सब्सिडी ऑन फूड एज वेल एज फर्टिलाइजर इन अ कंट्री लाइक इंडिया is indispensable. You can't do away with it because it's an essential input, and without it, you can't even harness the true potential of the high-yielding varieties. सरकार की ओर से जरूरतमंदों के लिए बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे सार्वजनिक वितरण कार्यक्रमों के तहत 5 लाख सरकारी दुकानों के जरिए राशन और ईंधन मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा तेल उत्पादन करने वाली कंपनियों को भी सरकार जनता को कम दामों पर ईंधन और एलपीजी उपलब्ध कराने के लिए अलग से फंड दे रही है। इस साल के अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने गरीबों को सब्सिडी वाले खाद्य पदार्थ मुहैया कराने के लिए 1,15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अलावा 65,000 करोड़ रुपए डीजल, केरोसिन और एलपीजी की बिक्री पर सब्सिडी के तौर पर जारी किए गए हैं। लेकिन जानकार सब्सिडी कार्यक्रमों के सही तरीके से लागू होने पर आश्वस्त नहीं हैं। There is no ideal level of subsidy. Subsidy should not be given. Subsidy should be given in the form of targeted subsidy to the poor in the form of cash transfer. आर्थिक मामलों के जानकारों का कहना है कि अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर बनी रहे, इसके लिए सब्सिडी में कटौती भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यूं तो महिलाओं की भूमिका का दायरा समाज के हर क्षेत्र में बढ़ा है, राजनीति भी इसमें से एक है। इस बार चुनाव में महिलाएं निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। पेश है ये रिपोर्ट। बीते दशकों पर नजर दौड़ाएं तो देश की राजनीति से लेकर हर एक क्षेत्र में महिलाओं ने अलग मुकाम हासिल किया है। पंचायत, विधानसभा से लेकर संसद तक उनकी भूमिका बढ़ी है। इन दिनों तो कई पार्टियों की कमान भी महिलाएं संभाल रही हैं। आम चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसमें उम्मीदवारों को संसद तक पहुंचाने में भी महिला मतदाताओं की भूमिका बेहद अहम होगी। देश में 81 करोड़ 46 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। इसमें महिला मतदाताओं की तादाद 38 करोड़ 69 लाख के करीब है, जो कुल मतदाता का 47.5% है। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। पुडुचेरी में सबसे ज्यादा 52.01% महिला वोटर हैं, तो दिल्ली में सबसे कम 44.57%। पिछले चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है। हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुल मतदान में 70% वोट महिलाओं का था। मिजोरम में ये संख्या करीब 82% और दिल्ली में 64% के आसपास रही। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस बार चुनाव में नए मतदाताओं की तादाद में खासा इजाफा हुआ है, इसलिए राजनीतिक दल नौजवान मतदाताओं को रिझाने की कोशिश में लगे हैं। नए मतदाताओं की भूमिका पर देखते हैं ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग की 2014 की मतदाता सूची के मुताबिक देश में कुल मतदाताओं की तादाद 81 करोड़ 45 लाख 91,184 है। इसमें 18 से 19 साल के नए मतदाताओं की संख्या करीब 2 करोड़ 31 लाख 61,296 है। नए मतदाताओं के आंकड़ों का राज्यवार ब्यौरा देखें तो दादरा और नगर हवेली में सबसे ज्यादा करीब 9.9% नए मतदाता हैं। यह तादाद 18,655 है।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम नए मतदाता करीब 1.22% हैं। इसके बाद हिमाचल में सबसे कम नए मतदाता 1.33% हैं। अगर 5 बड़े राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में नए वोटरों की संख्या करीब 38.1 लाख है। राजस्थान में यह संख्या करीब 20 लाख, महाराष्ट्र में 10 लाख से ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में 20 लाख के करीब नए युवा मतदाता हैं। बिहार में 18 साल से 19 साल के युवा वोटर करीब 16,54,000 हैं। नए मतदाताओं के महत्व को देखते हुए सभी पार्टियों ने इस बार बड़ी संख्या में नए और युवा चेहरों को मैदान में उतारा है। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। हरियाणा के विकसित शहर गुड़गांव लोकसभा सीट पर 10 अप्रैल को मतदान होना है। इसके लिए 22 मार्च तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। 4 मजबूत उम्मीदवारों की वजह से इस बार मुकाबला यहां काफी दिलचस्प है। राष्ट्रीय स्थानीय मुद्दों को लेकर सभी दल प्रचार में जुटे हुए हैं। राजधानी दिल्ली से सटा गुड़गांव देश के आईटी क्षेत्र का चमकता चेहरा है। देश दुनिया की कई दिग्गज कंपनियों के यहाँ दफ्तर हैं। साइबर सिटी के नाम से मशहूर गुड़गांव बड़ा वित्तीय और औद्योगिक केंद्र है। रिहायश के लिए भी गुड़गांव लोगों की पसंदीदा जगह है। शहर में रैपिड मेट्रो आने से यहाँ की परिवहन व्यवस्था को नई पहचान मिली है। लेकिन गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र का बड़ा हिस्सा देहात है। यहाँ कुल 17,82,755 मतदाता हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या 8,30,000 और पुरुषों की तादाद 9,52,077 है। 10 अप्रैल को मतदान के लिए 1,793 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। गुड़गांव में एक और जहां आधुनिक सुख सुविधा से लैस बसावट है, तो वहीं कई ऐसे इलाके भी हैं जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी खलती है। विकसित इलाकों के मतदाता इस बार कई मुद्दे उठा रहे हैं। नया गुड़गांव है, वहाँ पे सबसे बड़ा बिल्डर इशू है, जिसके बारे में किसी भी कैंडिडेट को जानकारी नहीं है और कभी भी पार्लियामेंट में ये इशू नहीं उठा। सिक्योरिटी होना चाहिए मेन, कि आप रह रहे हो तो आप सिक्योर्ड एनवायरनमेंट पे रह रहे हो, वाटर पानी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो वहीं विकास की बाट जोह रहे मतदाताओं के लिए विकास को सुनिश्चित करने के लिए सुशासन का मसला सबसे बड़ा है। किसी भी अधिकारी ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की और किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया है। यहाँ पर बोल देते हैं कि ये तो अनअप्रूव्ड एरिया है। शिविर हमारे ऐसे कैसे बैक मारते हैं, सारा पानी हमारा घरों के अंदर जाता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हुए हैं और हमारे पीने के पानी की कोई प्रबंध नहीं है। गुड़गांव सीट पर 4 मुख्य उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। बीजेपी ने राव इंद्रजीत सिंह को मैदान में उतारा है, जो पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर यहां से जीते थे। कांग्रेस से राव धर्मपाल, INLD से जाकिर हुसैन और आम आदमी पार्टी से योगेंद्र यादव मैदान में जोर आजमा रहे हैं। हरियाणा में इस बार 3,49,952 नए मतदाता हैं। इनमें गुड़गांव के नए मतदाता 47,161 है। युवा मतदाताओं के लिए सफाई, सुरक्षा और विकास का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है। पलक शर्मा, राज्यसभा टीवी। इस बुलेटिन फिलहाल इतना है, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं चुनाव एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। चुनाव आयोग ने दिल्ली मेट्रो पर अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की बैठक बुलाने को हरी झंडी दे दी है। हाई स्पीड एयरपोर्ट लाइन पर फैसले के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने चुनाव आयोग से EGOM की बैठक की इजाजत मांगी थी। बैठक के बाद दिल्ली मेट्रो की फेज 2 की बकाया राशि मंजूर की जा सकेगी। पहले 5 मार्च को बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इसी दिन सुबह चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखों का ऐलान किया, जिसके बाद बैठक को रद्द करना पड़ा था। चुनाव आयोग पेड न्यूज को लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कड़ी निगरानी रखने वाला है। पेड न्यूज पर चिंता जताते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी विजय देव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान इस पर लगाम लगाने के मकसद से आयोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खास नजर रखेगा और पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई करेगा। उन्होंने पत्रकारों से भी इस पर लगाम कसने के लिए आयोग के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। शिवसेना के पूर्व सांसद मोहन रावले एनसीपी में औपचारिक रूप से शामिल हो गए। रावले के मुताबिक वो पार्टी में बिना किसी शर्त के शामिल हुए हैं। 5 बार शिवसेना से सांसद रहे मोहन रावले को शिवसेना से निष्कासित कर दिया गया था। माना जाता है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे के ताकतवर निजी सहायक मिलिंद नरवेकर के खिलाफ आवाज उठाई थी। रावले का आरोप है कि उद्धव खास गुट से घिरे हुए हैं और जमीनी स्तर से कट चुके हैं। केंद्रीय संचार और IT राज्य मंत्री और दक्षिण मुंबई सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा के खिलाफ दक्षिण मुंबई के थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। उन पर एक मस्जिद में जाकर वोटरों को लुभाने की कोशिश का आरोप है। पुलिस के मुताबिक मामले की तफ्तीश की जा रही है। चुनाव आयोग ने धार्मिक स्थलों से चुनाव प्रचार पर पाबंदी लगा रखी है।
हरियाणा के नारनौल में एक जनसभा के दौरान प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री किरण चौधरी के काफिले पर पत्थर फेंककर हमला किया गया। इस हमले में किरण चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गयी। उन्हें गुड़गांव रेफर कर दिया गया है। किरण चौधरी अपनी बेटी और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से कांग्रेस उम्मीदवार श्रुति चौधरी के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रही थी। इसी दौरान ये हमला किया गया। उनकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है।